कितने ऑब्जर्वेशन थे? 4 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, चलो एक बार फिर स्टार्टिंग से, इतनी बार मैं रिपीट कर दूंगा कि आपके सारे याद हो जाएगा ये चैप्टर। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें बताए थे हमने 4 पॉइंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट, मैटर एटम से मिलकर बना है। सेकंड, सेम एलिमेंट के एटम सेम, डिफरेंट के डिफरेंट। थर्ड पॉइंट था हमारा कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो एटम सिंपल रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन। फोर्थ पॉइंट था हमारा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपनी पोजीशन को बदलते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा तुमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, उसमें विलियम क्रूक्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ये बताया था कि गैस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। दो कंडीशन है, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। फिर कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हमारा कि स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं और माइनस प्लस प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती हैं। फिर कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है, जो ई अपॉन एम रेशियो है, वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड के मेटल पे भी डिपेंड नहीं करता है ना। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद था डिस्कवरी, इसके बाद था ई अपॉन एम रेशियो। ई अपॉन एम रेशियो निकाला था, एक एक्सपेरिमेंट कराया था, वो भी जे थॉमसन ने कराया है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बैलेंस करते हैं तो कि कैथोड रेज बिल्कुल सीधे निकल जाती है। दोनों का फॉर्मूला रखने पर एक फाइनल रिलेशन आता है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन का ई अपॉन एम रेशियो सिंगल इलेक्ट्रॉन का निकाला गया है, वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। फिर उसके बाद थे मिलिकन्स, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कराया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, एक्सरे लिया है, माइक्रोस्कोप है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑयल ड्रॉप प्लेट को इस तरीके से बैलेंस करेंगे, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं उन पे जो टोटल चार्ज होगा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, दोनों को बैलेंस करेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना निकल के आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव को तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में ही आएगा, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड बोला है। फिर उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, कैनाल रेस। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, ई अपॉन एम रेशियो गैस की नेचर पर डिपेंड करेगा। प्रोटॉन तब बनेगा जब कौन सी गैस भरोगे, हाइड्रोजन गैस भरोगे। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग अगर कराई जाए किसकी शीट पर, बेरिलियम की, तो दो पार्टिकल मिलते हैं, एक तो कार्बन और एक अननोन पार्टिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक, है ना, डेविएट नहीं होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल सीधे निकल जाएगा, इसलिए इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया, न्यूट्रल। फिर इसके बाद हमने क्या पूरी टेबल बनाई होगी। फिर उसके बाद टेबल के बाद फिर एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स लेने के पीछे कुछ जो साइंटिस्ट थे उनके पास कुछ 4 पॉइंट थे जिनको वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो वो मॉडल से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। पहला कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं, तो बताओ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्रूफ करो एटम स्टेबल होंगे। फिर सेकंड क्या था कि हर एटम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि सबकी अलग है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट क्यों करते हैं और एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, वो भी अभी देखेंगे आगे चल के हम। फिर इसके बाद पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, प्लम्पटी मॉडल, सब जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर इसके बाद बताया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे पहले स्पेसिफिक चार्ज वगैरह पढ़ा था, क्यू अपॉन एम, कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। कल हमने पढ़ा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन देखे थे, 4 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन की। दूसरा ऑब्जर्वेशन, बहुत कम पार्टिकल होते हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं लेस देन 90 डिग्री। तीसरा ऑब्जर्वेशन, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होगा वो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा, मतलब उसी पाथ से वापस हो जाएगा, 180 डिग्री के एंगल से बाउंस हो जाएगा बैक। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, टारगेट मेटल का एटॉमिक नंबर जितना बढ़ाते चले जाओगे डेविएशन क्या होगा उतना बढ़ते चला जाएगा। इतना पढ़ाया, क्लियर है इतना। तो अब लिखो एक्सप्लेनेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करो। ये जो 4 ऑब्जर्वेशन है, पहला एक्सप्लेनेशन लिखो फर्स्ट, अब क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम में कुछ है नहीं। तो लिखो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी।
मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल खाली है मोस्ट पार्ट, एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली है। सेकंड पॉइंट लिखे, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि बहुत कम ऐसा है ना। तो आप मुझे बताओ एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये किससे रिपल्शन ले सकता है, सामने पॉजिटिव हो तो इसको रिपल्शन लगेगा। तो ये हमारे पास एटम है, तो अगर ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता तो डेविएशन भी बहुत ज्यादा देखने को, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल का डेविएशन देखने को मिलता। अब क्योंकि ये पॉजिटिव बहुत कम है सेंटर पे, तो इसलिए मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे चले गए और कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे। स्मॉल एंगल से डेविएट होना इस बात का प्रूफ है कि पॉजिटिव पार्ट बहुत कम है और वो सेंटर पे है, क्योंकि सेंटर से ही डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। तो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर, वो बहुत छोटा है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है। अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा होता तो डेविएशन भी ज्यादा मिलता, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो डेविएशन भी कम मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड एक्सप्लेनेशन ये है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ द एटम, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ द एटम is concentrated in a very small region, in a very small region within the atom known as न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, फिर इस बात का एक ऑब्जर्वेशन और है आगे कि 20,000 में से एक पार्टिकल, तो सोचो 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है, तो ये भी इसी बात को प्रूफ करता है कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाकई बहुत कम है, तभी तो 20,000 में से एक वापस आ रहा है। 20,000 में से 10,000 वापस आते तो समझ में आता कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा साइज का है। तो अगेन ये भी इस बात को प्रूव कर रहा है, बल्कि ये कंफर्म कर दे रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सामने जा रहा है ना, ये बिल्कुल आमने सामने पड़ रहा है ना, इसलिए वापस जा रहा है। डेविएट तब होगा जब इसके साइड में से निकलेगा, बिल्कुल आमने सामने पड़ेगा तो बिल्कुल वहां से बैक हो जाएगा 180 से। तो लिखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, the size of nucleus is very small as compared to size of atom, as compared to size of atom। ये लिख लेना। रेडियस, एटम की रेडियस अप्रोक्सीमेट होती है 10 टू द पावर -10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस होती है अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, इतना फर्क होता है रेडियस में। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था कि जैसे जैसे टारगेट मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका तो सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, अगर आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो बताओ क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस में क्या बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो रिपल्शन क्या होगा, घट जाएगा, रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। रिपल्शन अगर बढ़ जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो लिख लो इसका, बल्कि ये लिख लो, ये लिख लो, लिखो ऐसे
मोर एटॉमिक नंबर, मोर एटॉमिक नंबर, फिर यह लिखो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर आगे लिखो मोर पॉजिटिव चार्ज, फिर आगे लिखो मोर रिपल्शन, और फिर आगे मोर डिफ्लेक्शन। मोर डिफ्लेक्शन। अब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करा दिया, ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन उन्होंने कमी बता दी जे थॉमसन की। अब वो अपना मॉडल देंगे कि भैया देखो एटम ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो रदरफोर्ड अब अपना मॉडल दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है, इसको हटा दो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये सेकंड मॉडल होगा हमारा। फर्स्ट कौन सा था? थॉमसन। तो इस पे लिखना सेकंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड लिखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड मॉडल है हमारा ये। फर्स्ट था जे थॉमसन। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया है ना। अब उसमें क्या क्या बातें कही हैं लिखना शुरू करो पॉइंट फटाफट। अब वो बता रहे हैं कि एटम कैसा होता है। पहला पॉइंट कैसा होता है? ऐसा होता है। ये देखो पहला पॉइंट लिखो, द एटम हैज वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। द एटम हैज very small nucleus containing total positive charge, containing total positive charge and most mass of the atom, and most mass of the atom। क्या मतलब इसका? पॉजिटिव चार्ज बहुत स्मॉल रीजन में है और एटम का मैक्सिमम मास कहां पर है? न्यूक्लियस में। एटम का जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? मेनली न्यूक्लियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन का वेट तो बहुत कम होता है, इसलिए उनकी वेट को लगभग आप ऐड भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन मास न्यूक्लियस पर कंसंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पर कंसंट्रेटेड है। सेकेंड पॉइंट लिखे, this nucleus is present at the center of atom। this nucleus is present at the center of atom। सेंटर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus with high speeds। electron revolves around the nucleus with high speeds। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं हाई स्पीड से। नेक्स्ट पॉइंट, the atom is stable due to electrostatic attraction between nucleus and electrons। बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। तो प्लस माइनस या प्लस प्लस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस का रेशियो लिख लो। अभी मैंने रेडियस लिखाई थी, तो आप मुझे बताओ रेडियस का रेशियो निकालना है। तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एटम की रेडियस बताओ कितनी आई लिखी थी, और न्यूक्लियस की कितना जाएगा रेशियो ये 5। मतलब रेडियस, एटम की जो रेडियस होगी अप्रोक्सीमेट 10⁵ टाइम्स होगी किसके, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। तो जब रेडियस में इतना फर्क है तो वॉल्यूम में तो और भी ज्यादा फर्क होगा। ऐसा क्यों भाई, ये क्यों बोला मैंने? वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं जानते? तो आर क्यूब है ना, तो फिर वॉल्यूम तो और ज्यादा होगा, है कि नहीं? वॉल्यूम में और ज्यादा डिफरेंस आएगा। इसको लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, जो भी पॉइंट आया हमारा। क्या समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? थर्ड जो पॉइंट है, कहां पर? ये जो थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस विद हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का पता चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ बोलेंगे वो। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक नहीं मान सकते, स्टैटिक वाली चीज तो फेल हो चुकी थी थॉमसन के पास ही। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में चक्कर। ये भी रदरफोर्ड नहीं कहा है, इसका प्रूफ जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ना, इसी एक्सपेरिमेंट से निकाली है सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन की बात भी उसमें से निकल के आई है। ठीक है, अभी एक पॉइंट में पूछूंगा, उससे और समझ में आएगा। फिर ये कितने पॉइंट हुए इसमें, कितने हुए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ए 1/3 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला लिख लो, किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं जहां पर ए जो है वो मास नंबर है। एनी एटम, मास नंबर ऑफ एटम, एटम का मास नंबर है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये था भैया रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट से अलग हटके हैं। देखो, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया था। कितने पॉइंट हुए हमारे? 6। तो पॉइंट नंबर 6 में ऐसे लिखना करके कि उन्होंने, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, सन के चारों तरफ कौन घूमता है? प्लैनेट्स। लेट अस एज्यूम अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ ही तो घूम रही है, एक स्पीड से घूम रही है। अर्थ और सन के बीच में बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है? अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला पता है उसका? m1m2/r² करके होता है ना, वो भी लगेगा, वो बैलेंस होंगे ना दोनों, है जी? नहीं भाई, दो फोर्स, एक फोर्स तो चाहिए दो इनके बीच में। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये होता है GM1m2 करके होता है शायद। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए भी फोर्स चाहिए, वो होता है बाहर की साइड, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई फ्यूगल भी कहता है, पीटल भी कहता है ना, कोई मान सकता। देखो, ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं? बैलेंस। ये दोनों फोर्स हो जाते हैं बैलेंस। सेंट्रीफ्यूगल तो सेंटर की तरफ लगता है, ये दोनों फोर्स हो जाते हैं बैलेंस। यहां लग रहा है ग्रेविटेशनल, बाहर की तरफ फोर्स, दोनों बैलेंस। अर्थ इसके चारों तरफ घूमती रहती है।
तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि बिल्कुल इसकी तरह ही हमारा होता है एटम, कि जो सन है वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस, और जहां अर्थ है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां ग्रेविटेशनल, यहां पर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये होता है Gm1m2, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो दोनों का पैटर्न सेम है, वहां M1 M2 मास है, यहां चार्ज Q1 Q2 है, वहां भी R दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यहां भी R दोनों के बीच की डिस्टेंस है। जैसे बाहर वाले फोर्स से ये बैलेंस हो रहा है, ये भी बैलेंस हो रहा है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसा कहा रदरफोर्ड ने कि जैसे कि अर्थ एक स्टेबल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम रही है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है। इसको उन्होंने, ये जो है ना पाथ, इसको बोला उन्होंने ऑर्बिट, इसको नाम दिया था ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ हमने बनाया है, इसको उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, एक तरीके से जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, और ये हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये बताया था उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कि भाई एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। बताओ ये सर्कुलर ऑर्बिट 2D है या 3D है, ये सर्कुलर ऑर्बिट 2D होगा या 3D होगा, 3D 2D में क्या फर्क है, सर्कल कभी 3D हो सकता है, सर्कल तो 2D होता है, स्फीयर होता है 3D। स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क है, स्फीयर 3D है और सर्कल 2D है, तो भाई ये तो 2D है ना, तो ये 2 डायमेंशनल मॉडल है, मतलब 2 डायमेंशन में कर रहा है। सर्कल हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है तो 2D में ही है बस वो, या ऐसे ऐसे जाती है कि भाई ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, ऐसे 3D में थोड़ी जा रही है, ऐसी जा रही है ना भाई, एक ही 2D में ही तो जा रही है। तो जैसे कि 2D सोलर सिस्टम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एटम का भी मॉडल होता है। तो पॉइंट नंबर 6 में कुछ नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ डायग्राम बना लेंगे। सारी कहानी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पूरा पेज भर रखा उन्होंने कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम की तरह माना था, जैसे कि सन सेंटर पे होता है, उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो आउटर फोर्स से बैलेंस हो जाता है, इस तरीके से बिल्कुल ये सब कहानी लिखी हुई एनसीईआरटी में ना, डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम बना लो बस पॉइंट नंबर 6 में, डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या बात करना चाह रहा है रदरफोर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो दोनों को बैलेंस कर रहा है। के कांस्टेंट है कुछ भी, ये के कांस्टेंट है, हर मीडियम के लिए अलग हो, जैसे एयर के लिए अलग होता है, वाटर के लिए अलग होता है, तो के कांस्टेंट है कोई भी। यहां जो के है ये कांस्टेंट है, आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे, ये फिजिक्स का पार्ट है ये वाला, तो आप लिख लेना के कांस्टेंट। भैया जी भी तो कांस्टेंट ही है, यहां पे उसकी वैल्यू होती है, जैसे जी की एक वैल्यू होती है उसी तरीके से के की एक वैल्यू होती है। न्यूक्लियस ये चल रहा है, देखो अभी रदरफोर्ड का मॉडल, ये भी रदरफोर्ड का मॉडल चल रहा है। अब इससे एडवांस मॉडल भी आएगा, अब इसके बाद आएगा बोहर मॉडल, फिर उसके बाद आएगा सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वेव मैकेनिकल मॉडल। तो अभी सारी बातें नहीं करनी, अभी तो हमें रदरफोर्ड पढ़ना है जो उन्होंने बताया है ना। वैसे न्यूक्लियस भी हाँ रिवॉल्व करता है, कुछ थ्योरीज हैं वो कहती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इतना, जितना तुमने पूछा है जी। नहीं, इन्होंने बस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व को माना है, सन को देखते भी नहीं कहा इन्होंने कि जैसे सन रिवॉल्व करता है तो अर्थ न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करता है, ये बात नहीं बोली उन्होंने। सिर्फ इस बात को लेकर बोला कि जैसे अर्थ घूमती है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस बात को लेकर कहा। अभी फिर हम इसको भी गलत प्रूफ करेंगे, रदरफोर्ड को भी धीरे धीरे
सही बात पढ़ते चले जाएंगे, है ना। ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो, हटा दो उसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैथमेटिकल पार्ट, कूलम्स लॉ। ये बताएंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कूलम्स लॉ, ये पूछ रहे थे आपकी, ये के क्या है इसमें, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर दो सेम चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन लगेगा। मान लेते चार्ज पार्टिकल 1 Q1, चार्ज पार्टिकल Q2, तो अब दोनों पे रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो अवे, अब ये दोनों से एक अवे साइड लगेगा रिपल्शन, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल 1 फ्रॉम 2। चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, चार्ज 2 की वजह से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे F12। तो फिर इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स 2 पर लगने वाला किसकी वजह से 1, इसको बोलेंगे F21। इनकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, F12 या फिर F21, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इनकी वैल्यू अभी लिखी थी मैंने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि एयर के लिए अगर मैं वैल्यू लिखूं, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये किसके लिए है, एयर के लिए। बाकी आप फिजिक्स में पढ़ोगे सारी बातें। आर क्या है, आर रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस। Q1 Q2 क्या है, ये चार्ज है जो इन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लिख लो कूलॉम्स लॉ, ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। इसमें चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, बाद में लिख लेना, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। रदरफोर्ड मॉडल तो 9th में भी था शायद, नील बोहर मॉडल भी था। अच्छा, इंट्रोडक्शन होगा उसका, बाकी ये तो नहीं होगा वेव मैकेनिकल, ये 11th में आया है ना। वेव मैकेनिकल थोड़ा एडवांस मॉडल है, थोड़ा वो टफ भी है इनसे समझना थोड़ा।
है ना, वो धीरे धीरे आएंगे हम उस पर। नहीं नहीं नहीं, फ्लेमिंग्स रूल लगता है यहाँ पे। फ्लेमिंग रूल के हिसाब से डेविएशन डिसाइड होगा। मैग्नेटिक फील्ड में फ्लेमिंग का रूल लगाने के बाद डिसाइड होगा कि कहाँ डेविएट होगा। नॉर्थ पोल की तरफ बोल दिया होगा मैंने। नहीं नहीं, वहां से फ्लेमिंग, मैंने फ्लेमिंग बोला था बीच में, तो फ्लेमिंग से डिसाइड होता है मेन। ये फिक्स नहीं है, वो डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो उस पर, वो फ्लेमिंग का रूल लगेगा हैंड से, उससे डिसाइड करेंगे फोर्स कहाँ लगेगा। हाँ जी, इसको हटा दूं, क्या हुआ? हाँ, इससे अट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस रख दूं तब फोर्स की डायरेक्शन इधर की साइड हो जाएगी, इसकी भी इधर डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स का फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा? सेम। ठीक है, मतलब ये इसके लिए भी वैलिड है कि अगर मैं सेम प्लस रख दूं या माइनस रख दूं, Q1 रख दूं, Q2 रख दूं, अब फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी, इसकी भी इस साइड होगी, इसको बोलेंगे F12, इसको बोलेंगे F21। अभी भी बात ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, वो तो प्लस माइनस से डिसाइड होगी डायरेक्शन, कि दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो तो चार्ज से डिसाइड होना है। बाकी मैग्नीट्यूड यहां भी क्या होगा? सेम। चलो चलो, इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल में कुछ बातें मैं पूछ लेता हूं जो जनरली थोड़ा सा अलग हटके हैं। हमने पढ़ा रदरफोर्ड सेंटर पे न्यूक्लियस है, चारों तरफ एटम मैक्सिमम पार्ट खाली है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो हमने पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डेविएट होता है रिपल्शन की वजह से। तो क्वेश्चन ये है, ये बताओ एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो जब अल्फा पार्टिकल पे है पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन लगकर डेविएशन हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन लगकर डेविएशन क्यों नहीं हो सकता? जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन लगकर डेविएशन हो सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन लगकर डेविएशन क्यों नहीं हो सकता? पास क्वेश्चन समझ गए मेरा? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन लगेगा, डेविएशन हो जाना चाहिए। यहां क्यों नहीं हुआ डेविएशन? न्यूक्लियस से रिपल्शन की वजह से डेविएशन क्यों हो रहा है तो दोनों फोर्स ही, एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम है, सेम चार्ज होते हैं, कोई एक बताओ। न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, तो मास की वजह से डेविएशन थोड़ी हो रहा है। डेविएशन किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से हो रहा है, मास की वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से हो रहा है डेविएशन। तो तो ये तो मेटल एक ही है ना, जितने प्रोटॉन है इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कम कहां है? बराबर ही तो होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और यहां पे कितने हैं? यहां पे 2 हैं, बताओ। मान लो से हम गोल्ड ले लेते हैं, चलो Au एटॉमिक नंबर होता है 79। अब बताओ, कुछ कुछ ठीक बताया लेकिन और एक्यूरेट बताओ तो ज्यादा सही है। देखो इसका सिंपल से एक्सप्लेनेशन है। हाँ बताओ। हाँ ये सही आंसर है। मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन इकट्ठा बैठे हुए एक साथ, और जबकि इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं है, पूरे एटम में फैले हुए हैं। तो जब 79 प्रोटॉन मिलकर हल्का सा डेविएशन दे रहे हैं, जबकि इनका चार्ज इकट्ठा होकर बैठा है, तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूम रहे हैं जिन पर चार्ज बहुत कम है, तो क्या अट्रैक्शन की वजह से डेविएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब 79 प्रोटॉन एक साथ मिलकर भी बहुत हल्का सा डेविएशन दे पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो कि अलग अलग घूम रहे हैं वो अट्रैक्शन से डेविएशन कैसे कर देंगे? इस वजह से अट्रैक्शन की वजह से डेविएशन देखने को नहीं मिलता। दूसरा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में है कि अगर हम गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम ले लेते
एक्सपेरिमेंट में तो क्या दिक्कत थी। चलो मान लो कि किसी तरीके से इसकी मेलेबिलिटी कम है, वो बात ठीक है, हमने किसी तरीके से इसकी शीट को थिन कर लिया, तो अब बताओ अब क्या दिक्कत होगी। गोल्ड की जैसी ही बना लिया बिल्कुल, प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, प्रोटॉन बोलो कितना 13। तो अब आप बताएं, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, प्रोटॉन 79, और डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है बहुत कम मिलता है, बहुत कम। तो जब 79 प्रोटॉन ही इतना कम डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो 13 प्रोटॉन और कम डिफ्लेक्शन करेंगे, डेविएशन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट क्लियर कट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से एल्यूमिनियम मेटल को नहीं लिया गया। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि बताओ एल्यूमिनियम मेटल अगर लिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है कि भाई अगर एल्यूमिनियम एटम लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्योंकि कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, डेविएशन कम होगा, एक्सपेरिमेंट करने में जो है दिक्कत आएगी, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा डिफ्लेक्शन, इसलिए हैवी मेटल लिया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, चलो ये लिखाऊं बात या समझ गए, ये एक्सरसाइज में है ना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मत लिखना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला याद किया है, क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से आप अगर दो चार्ज ले लेते हैं तो उन चार्ज की वजह से, इन दोनों चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों चार्ज के बीच की अट्रैक्शन की वजह से, तो वो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। सेम ही है, बस बताओ क्या फर्क आया है, आर स्क्वायर नहीं है, आर होता है एनर्जी में, आर की पावर 1 है, जबकि फोर्स में आर की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से दो बातें हैं, इस फॉर्मूले से दो बातें हैं, क्या कि भाई एक तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास चार्ज क्या हो, सेम Q1 Q2 मतलब सेम साइन के हो, और एक ऐसा हो सकता है कि चार्ज कैसे हो, अपोजिट साइन के हो। यहां क्या कोई फर्क आएगा। अच्छा आर क्या है इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, तो मैं इसके लिए बात करता हूं। चलो फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। भैया ये बताएं कि अगर मैं आर डिक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और अगर आर इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम बात यहां करते हैं, अगर मैं, फॉर्मूला तो वही होगा सेम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। सेम वही बात की आर की वैल्यू अगर डिक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब बताओ बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज ही होगी, डिक्रीज, और आर इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। अब ये बताओ ये कितनों के समझ आया। भैया ये चार्ज अब क्या है यहां, अब चार्ज अलग अलग है, एक प्लस वाला और दूसरा क्या है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस, मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी तो आर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 10 रख दूं तो y कितना आएगा, -10 आएगा, -0.1 आ जाएगा, या फिर -1/10। और अगर मैं x की वैल्यू मान लो मैंने 100 कर दी, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
-0.01। तो अब आप मुझे बताओ, x की वैल्यू 10 से 100 की, तो ये इंक्रीज की है डिक्रीज की है? तो x की वैल्यू हमने करी इंक्रीज, तो आप ये बताएं y की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? इंक्रीज ही तो होगी। तो ये सेम ही तो कहानी है, x इंक्रीज हुआ तो y भी क्या हो गया? इंक्रीज। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? माइनस साइन की वजह। तो सेम कहानी यहां है कि जब माइनस साइन लगा होता है तो जो इनवर्स वाली चीजें होती है प्रोपोर्शनल की तरह बिहेव करती हैं। आर डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, आर इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। जिसके ये ना समझ आ रहा हो तो ये एग्जांपल समझ लेना ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिंपल मैथ्स और कुछ नहीं है। लिखो ये सारी बातें पोटेंशियल एनर्जी की। ये मैथ्स है, और आप जेई वाले हैं तो इतनी तो जानते होंगे मैथ्स, 10th की मैथ्स है और कुछ नहीं है। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2) अपॉन आर। बस दो फॉर्मूले बताएं। हाँ जी, कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हेडिंग लिखिए यहां पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ब्रैकेट में लिख लेना आर मिनिमम, आर मिनिमम। ठीक है, तो देखो ये भी रदरफोर्ड मॉडल का ही है। देखो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, एटम, और हम इसके सामने किसकी बॉम्बार्डिंग कराते हैं? अल्फा पार्टिकल, जिसका सिंबल होता है He+2, चार्ज होता है +2e। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2e चार्ज होता है इस पर। E क्या है? कितनी वैल्यू होती है E की? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अब मैं इसको लिख देता हूं +Ze। जेड का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा, जैसे हाइड्रोजन हुआ तो 1 ही हो जाएगा, हीलियम हुआ तो 2 ही हो जाएगा, लिथियम हुआ तो 3 ही हो जाएगा।
तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतना ही चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस पे। दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। देखो जो भी कोई चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जहां तक उसका फोर्स लगता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका कोई रीजन होगा, इतने एरिया पे इसका अट्रैक्शन, रिपल्शन या अट्रैक्शन लग रहा होगा। एरिया बना दिया इसका मैंने, एरिया होगा ना इसका। भाई ये थोड़ी ना कि ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है बस इन्हीं पर अट्रैक्शन लगा रहा होगा। एटम के बाहर भी कुछ रीजन ऐसा होता है जहां पर उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन लग सकता है अगर कोई पार्टिकल उतने एरिया में आ जाता है। तो अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ जाएगा। तो अभी तो अल्फा पार्टिकल को हम किसी स्पीड से इसकी तरफ भेजेंगे, जब तक इस रीजन के बाहर रहेगा तब तक वो उस फुल काइनेटिक एनर्जी से आता रहेगा जिस काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंका गया है। भाई अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करा रहे ना, या जिस काइनेटिक एनर्जी से वो चल के आ रहा है, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो चल के आ रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगी कब तक? जब तक ये इस एरिया में एंटर नहीं करेगा। और जैसे ही इस एरिया में वो एंटर करेगा तो इस न्यूक्लियस का कौन सा फोर्स इस पर वर्क करना शुरू कर देगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन का फोर्स वर्क करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सामने वाला है ये अल्फा पार्टिकल। कौन सा साइड वाला लिया हमने, या वो लिया जो 180 वाला है? 180 वाला लिया है जो बिल्कुल सामने से आता है। ठीक है, तो ये इसके सामने जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर दोनों के बीच में रिपल्शन वर्क करना शुरू करेगा तो जिस काइनेटिक एनर्जी से, कि जिस वेलोसिटी स्पीड से चल के आ रहा था, उस वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि भाई वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो क्या कुछ, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? डिक्रीज होगी। रिपल्शन क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज। तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर रिपल्शन बहुत, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो रिपल्शन क्या होगा? इंक्रीज। फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। अभी फॉर्मूला लिखाया था कि दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज हैं तो आर कम होगा तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से ये वापस गया होगा, जो हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन में कि 180 डिग्री एंगल से वापस हो जाता है। तो वो पॉइंट क्या है? मान लो ये पॉइंट मान लेते, ये पॉइंट ऐसा था जहां से वो वापस चल पड़ा, वापस चला गया, वापस जा रहा है रिपल्शन की वजह से, वहां से वो वापस हो गया। तो ये है कि भैया ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, तो ये है आर मिनिमम। तो ये निकालनी है हमें, आर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ है, लिखा है क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूक्लियस के एटम की कितना क्लोज जा सकता है, तो वो आर मिनिमम पूछा हमसे। तो ये कैलकुलेट करनी है हमें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। एनर्जी कंजर्वेशन करो, आंसर। भाई काइनेटिक एनर्जी से यहां पर आ रहा था, क्या इस पॉइंट पर अभी दोनों के बीच में कोई रिपल्शन है? क्या इस पॉइंट पर दोनों फोर्स की, दोनों चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है? नहीं। तो दोनों चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अभी फॉर्मूला लिखाया था किसकी वजह से आती है? के Q1 Q2 अपॉन आर। जब दो चार्ज इंटरेक्ट करते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी आती है। इस रीजन के बाहर तो इंटरेक्शन ही नहीं है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बताओ कैसी होगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब ये इस रीजन में बढ़ेगा तो रिपल्शन लगना शुरू करेगा, अब दोनों के बीच का इंटरेक्शन आ जाएगा। इंटरेक्शन आते ही कौन सी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी? क्या ये एनर्जी कहीं और से आएगी या किसी एनर्जी को कन्वर्ट करके आएगी? बताओ कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करेगी? हमें कैसे पता चला? काइनेटिक को ही कन्वर्ट करेगी, स्पीड कम नहीं हो रही उसकी। तो ये क्या करेगी? यहां पॉइंट पे आते ही पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बताओ किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए? जहां पर ये रुक जाएगा जाके, तो यहां क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो। बताओ वो सारी एनर्जी कहां गई? वो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या करें? जितनी भी काइनेटिक एनर्जी ये लेके चला है और जितनी पोटेंशियल, दोनों को बराबर रख दें, वहां से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो दोनों को बराबर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। और मास किसका रखेंगे?
एल्फा पार्टिकल, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था अभी, बताओ क्या आएगा? के Q1 Q2, और इस पॉइंट पर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर, यही तो निकालना चाह रहे थे हम, आर मिनिमम। तो क्या यहां से आंसर आ जाएगा? बस इसी फॉर्मूले को लगाना है, आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। Q1 क्या रखोगे? Q1 इसको मान लो अल्फा पार्टिकल को, तो बताओ अल्फा पार्टिकल पे Q1 चार्ज कितना होगा? 2e, और Q2 क्या होगा? Ze। तो बताओ ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ एम एल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, यहां रखोगे Q1 की वैल्यू 2e, Q2 की वैल्यू Ze अपॉन आर मिनिमम, या न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीज मेंशन होगी, सारी चीज यहां फिल कर देंगे और फिल करके हमारा आर मिनिमम आ जाएगा। भाई देखो, अगर मुझे एटम का नाम बोल दे तो मुझे एटॉमिक नंबर पता चल गया। मास, अल्फा का मास तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, अल्फा का मास प्रोटॉन, प्रोटॉन के क्या होता है 4 टाइम्स, और प्रोटॉन का मास हमने याद किया है। वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन करेगा, आर मिनिमम से पूछेगा आंसर। ठीक है, तो ये सारी बातें नोट करनी है, पहले इसके पॉइंट्स लिख लो, डायग्राम बना लेना बाद में, फटाफट पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, it is calculated for alpha particle, it is calculated for alpha particle which gets deflected by 180 degree in Rutherford experiment, which gets deflected by 180 degree in Rutherford experiment. Consider an alpha particle. Consider an alpha particle. Next point. Consider an alpha particle having initial kinetic energy. Consider an alpha particle having initial kinetic energy approaching towards the nucleus of a target metal, towards nucleus of a target metal, ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर Z, ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर Z। नेक्स्ट पॉइंट, when alpha particle enters the electric field of nucleus, जो रीजन बनाया था ना मैंने, इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, electric field of nucleus, its kinetic energy start बताओ किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी? कन्वर्टिंग इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्टिंग इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। At a certain point, at a certain point, इसको B पॉइंट लिख लेना, इसको A पॉइंट लिख लेना। At a certain point B, the total kinetic energy is converted into potential energy, means alpha particle comes to rest, means कोमा लगाकर, means alpha particle comes to rest and hence bounce back, Last point,
hence the distance of point B, hence the distance of point B from nucleus, point B, hence the distance of point B from nucleus is known as R minimum, is known as R minimum। अभी जो बोर्ड पे लिखा है ये सब नोट करना, डायग्राम वगैरह, और ये फाइनल जो फॉर्मूला लिखा है ये फटाफट बना लो, उसको ये नोट कर लो कंप्लीट।